खंदक के किनारे अपने प्लास्टर जड़े हाथ को टिकाए धीरे से मेजर सोमनाथ शर्मा ने सिर ऊपर उठाया। उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने सूरज को देखा जो धीरे धीरे पश्चिम की ओर जा रहा था। अब उनके सामने हर पल को युक्तिबद्ध ढंग से जी लेने की चुनौती थी। वह सूरज से होड़ लगा चुके थे। अब उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। उन्होंने उगते हुए सूरज का स्वागत किया। अब उनके चेहरे पर देश पर मर मिटने का जज्बा साफ झलक रहा था। इस बात की खुफिया सूचना मिलने पर कि पाकिस्तानी सेना की अगुवाई में लगभग 1000 पठानों का लश्कर श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा है, सुबह ही मेजर सोमनाथ के नेतृत्व में फूर कुमाऊं की ए और डी कंपनी के लड़ाकू दस्ते कैप्टन वुड के नेतृत्व में फर्स्ट पैरा कुमाऊं की कंपनी को बडगाम की ओर रवाना कर दिया गया था। बडगाम श्रीनगर एयरफील्ड से 3 या 4 मील की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। रपट में कहा गया था कि उन पठानों का मकसद, जिनका नेतृत्व पाकिस्तानी सेना के सैनिक कर रहे थे, श्रीनगर एयरफील्ड पर कब्जा करना है ताकि सप्लाई लाइन काटकर इंडियन आर्मी को बेअसर बनाया जा सके। मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व वाले इस लड़ाकू दस्ते को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे छापे मारों को ढूंढकर उन्हें वहीं बडगांव में उलझाए रखें। तड़के सुबह ही मेजर शर्मा ने रिपोर्ट किया कि उनकी कंपनी ने गांव के पश्चिम में एक पहाड़ी पर पोजीशन ले ली है और उन्होंने वहां खंदकें खोद ली हैं। फर्स्ट पैरा कुमाऊं ने भी गांव के दक्षिण पूर्व में पोजीशन ले ली थी और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक गांव में चुप्पी और शांति थी। गांववासी अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन बहुत डरे सहमे नजर आ रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ गांव वाले पास ही एक नाले के समीप एकत्रित हो गए थे, जैसे उन्होंने वहां शरण ले रखी हो। चूंकि बडगाम शांत नजर आ रहा था, इसलिए फर्स्ट पैरा कुमाऊं को पूर्व का चक्कर लगाने तथा तलाशी के बाद और फर्स्ट पंजाब से संपर्क साधने के बाद एयरफील्ड लौटाने का आदेश दिया गया। उन्हें जैसा कहा गया था उन्होंने वैसा ही किया और दोपहर 1 बजे तक श्रीनगर वापस लौट आए। बडगाम की स्थिति अब नियंत्रण में थी, इसलिए मेजर सोमनाथ को वहां से अपनी कंपनी को हटाने का आदेश दिया गया। हालांकि वे शाम तक इस कंपनी को बडगाम में ही रखना चाहते थे। इस बीच सीमा की दूसरी ओर लश्कर छोटी छोटी टुकड़ियों में जमा हो रहा था ताकि किसी को शक शुबह ना हो। एक पाकिस्तानी मेजर उनकी अगुवाई कर रहा था। वह गांव में गश्त लगाती भारतीय सेना के जवानों को चकमा देने की एक सुनिश्चित योजना बना रहा था। यह एक बड़ी भारी योजना थी। दोपहर 2 बजे के करीब जब ए कंपनी बडगाम छोड़ चुकी थी, पाकिस्तानी मेजर ने फैसला किया कि दोपहर के बाद इंतजार नहीं करना है और जैसे ही उसके पास 700 के करीब छापा मार घुसपैठिए जमा हुए, उसने हमला बोल दिया। दोपहर 2:30 बजे के करीब मेजर सोमनाथ यह देखकर हैरत में उन पर गांव की तरफ से गोलियां चलने लगी हैं। ब्रिगेड कमांड को इत्तला पोजीशन पर हमला बोल दिया गया है, पर वे जवाबी हमला
करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इसमें मासूम गाँव वालों के, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, निशाना बनने का अंदेशा था। तब तक एक पहाड़ी की तरफ से और घुसपैठिए आ चुके थे। जिंदा लौटे सिपाहियों ने बताया कि मेजर सोमनाथ अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर एक खंदक से दूसरी खंदक में भागते हुए अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ा रहे थे और उन्हें बहादुरी से लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। सिपाहियों के साहस और संकल्प की वजह से ही शत्रु पक्ष की तरफ से हो रहे शुरुआती हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तानी पठानों की ताकत बड़ी तादाद में थी और इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्होंने डी कंपनी को तीन तरफ से घेर लिया और पहाड़ी पर चढ़ने लगे। जहां खंदकें मौजूद थीं, मेजर सोमनाथ जानते थे कि दुश्मन संख्या में उनसे कहीं ज्यादा है। उन्होंने अपने ब्रिगेड कमांडर से हथियार, गोला बारूद और अतिरिक्त सैनिक भेजने को कहा। मदद पहुंचने तक शत्रु पक्ष को वहीं उलझाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। उन्हें पता था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो छापामार बिना किसी रोक-टोक के एयरफील्ड तक पहुंचकर श्रीनगर एयरबेस पर कब्जा कर सकते थे। उन्हें यह भी पता था कि उनकी कंपनी विपक्षी को ज्यादा देर नहीं रोक पाएगी। अतः उनके सामने चुनौती थी कि वे अपने सिपाहियों का आत्मविश्वास बनाए रखें। इसी कारण अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर वे खुले मैदान में आकर अपने सिपाहियों की हौसला अफजाई कर रहे थे। इस तरह उन्होंने लड़ाई को 5 घंटों तक जारी रखा। यह भारतीय सेना के लिए बेशकीमती वक्त था, क्योंकि वे हमलावरों को उलझाए रखने में कामयाब हो रहे थे, जिससे भारतीय वायुसेना को और अधिक सैनिकों की मदद भेज पाने का वक्त मिल रहा था। आखिरकार उनका गोला बारूद खत्म होने लगा। जब ब्रिगेड मुख्यालय को इसकी सूचना दी तो उन्हें पीछे हटने के लिए कहा गया। आदेश मिलने के बाद मेजर सोमनाथ शर्मा एक सिपाही को गन लोड करने में मदद करने के लिए दूसरी खंदक में गए। इसी बीच एक मोर्टार शेल गोला बारूद के बक्से पर आ गिरा और एक जोरदार धमाका हुआ। मेजर सोमनाथ शर्मा के साथ उनका अर्दली और एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी शहीद हो गए। भारतीय सेना ने पूरी ताकत से जवाबी हमला बोलकर 5 नवंबर की सुबह बडगाम पर कब्जा कर लिया। पर इस लड़ाई में फोर्ट कुमाऊं ने अपने बहादुरों मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार प्रेम सिंह मेहता और 20 सिपाहियों को खो दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा को उनके अभूतपूर्व नेतृत्व और अदम्य साहस द्वारा भारतीय पोस्ट को पुनः प्राप्त करने के लिए परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कभी ना भुलाए जाने वाले पल। प्लास्टर वाली जख्मी मां की परवाह किए बिना मेजर सोमनाथ शर्मा ने कश्मीर मोर्चे पर जाने की जिद की। शायद भाग्य को ललकारते हुए वे मृत्यु से होड़ ले रहे थे। मृत्यु और विनाश के बीच डी कंपनी के लांस नायक बलवंत सिंह ने एक बहुत ही साहसपूर्ण कार्य किया। जब अधिकांश सिपाहियों के पास आखिरी 1-2 राउंड के लिए ही गोला बारूद बचा था, ऐसे समय में उन्होंने अपने साथियों को आगे बढ़ने और दूसरे आक्रमण के लिए तैयार रहने को कहा। बलवंत सिंह ने अपनी जान को जोखिम में डालकर विपक्षियों पर हमला कर दिया। डी कंपनी की इस बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य के कारण हमलावरों को 6 घंटे तक रोके रखा जा सका। यह समय भारतीय सेना के लिए पोजीशन लेने और उन्हें हवाई पट्टी तक पहुंचने से रोकने के लिए काफी था। दस्तों को हवाई जहाज से भी लगातार मदद पहुंचाई जा रही थी। अब वे किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार थे।
मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म कांगड़ा जिले में 31 जनवरी सन 1923 को हुआ था। उनके पिता अमरनाथ शर्मा एक मेडिकल कोर के ऑफिसर थे, जो बाद में मेजर जनरल के पद तक पहुंचे। सोमनाथ को बचपन में सोमी नाम से पुकारा जाता था। उनके एक भाई सुरेंद्र नाथ शर्मा थे, जिन्हें आर्मी सर्कल्स में टिंडी के नाम से जाना जाता था। सुरेंद्र नाथ शर्मा जब टिंडी 4 साल के थे, उनके पिता को मेडिकल कोर्स करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। सोमी और टिंडी को, जिनकी उम्र में महज 1 साल का अंतर था, मसूरी के हैम्पटन कोर्ट कॉन्वेंट भेज दिया गया। सीनियर्स उन्हें बहुत तंग करते थे। ऐसे में सोमी टिंडी के रक्षक बन जाते थे। वे उनसे कद में लंबे और चौड़े भी तो थे। सामान्य ज्ञान और इतिहास को छोड़कर सोमी का मन पढ़ाई लिखाई में कम ही लगता था। दोनों में इस बात पर आपसी समझौता था कि सोमी धौंस जमाने वाले बच्चों से टिंडी की हिफाजत करेगा और टिंडी उसका सारा होमवर्क कर दिया करेगा, जो सुबह सोमी अपनी कॉपी में उतार लेता था। आगे की पढ़ाई भी दोनों ने साथ साथ की। वे शेरवुड स्कूल नैनीताल में साथ में पढ़े। फौज में भर्ती की इच्छा के कारण उन्हें प्रिंस ऑफ वेल्स मिलिट्री कॉलेज, अब राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, देहरादून में दाखिला दिलाया गया। वहां से परीक्षा पास करने के बाद मई 1941 में उन्होंने इंडियन मिलिट्री अकादमी IMA ज्वाइन की। तब तक युद्ध आरंभ हो चुका था, तो उन्हें IMA की ट्रेनिंग को बीच में ही खत्म करना पड़ा। 9 महीने की जोरदार ट्रेनिंग के बाद सोमनाथ शर्मा फरवरी 1942 में हैदराबाद रेजिमेंट, जिसे अब फोर कुमाऊं के नाम से जाना जाता है, में कमीशन्ड ऑफिसर बन चुके थे। उस समय वे मात्र 19 साल के थे। फोर कुमाऊं में बतौर एडजुटेंट सहायक सैनिक अधिकारी भारत लौटने पर सोमी पंजाब के कई हिस्सों में आंतरिक सुरक्षा की ड्यूटी करने लगे और सन 1947 की अशांति को नियंत्रित करने के लिए भी पुलिस और प्रशासन की मदद के काम में जुट गए। जब सन 1947 में कश्मीर में अशांति फैल गई और भारत ने पाकिस्तानी छापामारों से कश्मीर को बचाने के लिए सेना भेजने का फैसला किया, तो इन्हीं खूबियों के चलते उन्होंने इस दौरान अपनी कंपनी का नेतृत्व किया। पहले तो फोर कुमाऊं के कमांडिंग ऑफिसर सोमी को भेजने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनकी लगन को देखते हुए कमांडिंग ऑफिसर ने आखिरकार उन्हें भेजने पर हामी भर दी और उन्हें फोर कुमाऊं की 2 कंपनीज के नेतृत्व का भार सौंपा गया। यह कहानी अक्सर किताबों और आर्मी मेसों में सुनाई जाती है। साहस और गौरव की कहानी। सोमनाथ अराकान में थे, जहां जापान के साथ अराकान तट पर द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे खतरनाक लड़ाई लड़ी गई। इसमें 3 भारतीय बटालियनों ने ब्रिटिश कमांडो की बटालियन के साथ हिस्सा लिया था। यहीं पर सोमनाथ ने एक बार एक कुमाऊनी सिपाही को जख्मी हालात में पेड़ के सहारे बैठे देखा था। जब सोमनाथ ने उससे भागने को कहा, तो उसने जवाब दिया कि चोट के कारण वह खड़ा नहीं हो सकता। सोमनाथ ने उसे अपनी पीठ पर लादा और जापानी गोलाबारी के बीच से होते हुए उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत सरकार ने उनके अदम्य शौर्य और साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उन्होंने साहस तथा अन्य गुणों का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसका सानी भारतीय सेना के इतिहास में बिरले ही मिलता है। अपनी मौत से कुछ ही क्षणों पहले ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उनका आखिरी संदेश था, दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है। हम संख्या में उनसे बहुत कम हैं। हमें विध्वंसक गोलाबारी का सामना करना पड़ रहा है। मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि आखिरी सिपाही और आखिरी बार तक लड़ूंगा। गजट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन। जय हिंद।